यूक्रेन पर बहुत बड़े मिसाइल हमले की तैयारी में रूस है। G20 मीटिंग के दौरान मिसाइल हमले कर सकता है रूस। यूक्रेन के डिफेंस मंत्रालय के प्रवक्ता का सनसनीखेज दावा, ऐसा कर दुनिया को संदेश देना चाहेंगे पुतिन, ये यूक्रेन का कहना है। 15-16 नवंबर को पूरी दुनिया की नजर इंडोनेशिया के बाली पर होगी, जब G20 समिट होगा। और खेरसौन का बदला लेने के लिए पुतिन इस फिराक में है कि उसी वक्त, उसी दरमियान एक मिसाइल अटैक कर सकते हैं यूक्रेन पर। हालांकि इस रिवेंज को लेकर एक एक डिटेल आपके सामने जरूर होगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि किस तरीके से अब स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं रशिया के खेरसौं पर हुए विड्रॉल को लेकर। एक स्पेक्यूलेशन ये भी है कि क्या ये मोबिलाइजेशन फेलियर की वजह से लिया गया फैसला था। दूसरा स्पेक्यूलेशन ये भी है कि क्या अब रशिया इनेबल हो चुका है, यानी इज इट एन इनेबिलिटी ऑफ रशिया टू गवर्न खेरसौं, क्योंकि यहां पर यह फैसला कई सवाल खड़े करता आ रहा है, जिसको लेकर अपने एक्सपर्ट्स के साथ लगातार हम चर्चा भी करते आ रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन जिसको लेकर स्पेक्यूलेशन ये चल रहा है कि एक काउंटर ऑफेंसिव स्टेप है यूक्रेन, क्योंकि यहां से पीछे नहीं हटा है। लेकिन इस बीच खेरसौं से रूसी सेना तो हट चुकी है, अब यूक्रेनियंस खुशियां भी मना रहे हैं। TV9 भारतवर्ष एक तस्वीर भी आपको दिखा रहा है। लेकिन खेरसौं में सैनिकों का स्वागत अब जिस तरीके से लोग कर रहे हैं और जिस तरह की लगातार रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए कई बड़े सवाल अब आपके सामने इस इंफॉर्मेशन वॉल पर होंगे। और कुछ बेहद ही गंभीर सवाल है ये, जिसमें सबसे पहले सवाल पर गौर करें कि क्या पुतिन खेरसौं के बदले में किसी बड़े सैन्य एक्शन को अब अंजाम देने की फिराक में है। यह महत्वपूर्ण सवाल है, चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरा सवाल, खेरसौं की खींच में क्या पुतिन यूक्रेन पर बड़े मिसाइल हमले की तैयारी में भी है। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या G20 की मीटिंग के दौरान ऐसे हमले कर अपनी ताकत दिखाने की पुतिन कोशिश करेंगे। चौथा बड़ा सवाल, क्या ऐसी ही किसी मंशा की वजह से पुतिन G20 मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे। पांचवा बड़ा सवाल, क्या खेरसौं का बदला बेहद गंभीर सैन्य टकराव की वजह बन सकता है। इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए खास पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ है। इंट्रोड्यूस करवा दें आपको, एज ए डिफेंस एक्सपर्ट ज्वाइन कर रहे हैं हमें जनरल VK चतुर्वेदी सर, और पूर्व राजदूत महेश सचदेव सर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट प्रोफेसर सतीश कुमार भी कर रहे हैं हमें ज्वाइन, और साथ ही नेवल कमांडर अशोक बिजलवान एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन इस बीच सचदेव सर, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से, क्या ये 5 बड़े सवाल इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ये पुतिन की एक अलग स्ट्रैटेजी का ही नतीजा है कि खेरसौं से किया गया विड्रॉ। महेश सर जी, आपको ये 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो इस तरह की एक धारणा बन रही है कि पुतिन अपने आप को स्टालिन के मोल्ड में रख रहे हैं। स्टालिन, आपको याद होगा, द्वितीय महायुद्ध में उन्होंने 2000 किलोमीटर तक अपनी सेनाओं को पीछे हटाया था नाजी जर्मनी के और के हमले के दौरान, और उसके बावजूद भी वो युद्ध जीत पाए थे। सवाल ये है कि क्या ये जो बौखलाहट है ये G20 समिट में दिख सकती है पुतिन की। पॉइंट ये है, मुझे इसमें कुछ शक मालूम पड़ता है। ऐसा नहीं समझते आप? क्योंकि पहले से ही वो इतने आइसोलेटेड हैं कि ऐसा अगर कुछ करते हैं तो उसका नतीजा बिल्कुल सचदेव सर, और यही वजह है कि टकराव भी सीधे फेस करना नहीं चाहते और खुद को अभी फिलहाल अलग रखने का फैसला पुतिन ने G20 समिट से किया है। हालांकि विदेश मंत्री जरूर विजिट करते हुए नजर आएंगे। खैर, वहां क्या होता है ये भी देखना होगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, खेरसौं में लोगों के सामने जरूरी चीजों की भारी किल्लत है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन आउट है। खेरसौं शहर में इंटरनेट पूरी तरह से ठप हो गया है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में अब जब लगातार यूक्रेन में तापमान नीचे जा रहा है और सर्दियों में हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। जी और आइए अब खेरसौं की ताजा हालात के बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर इस वक्त क्या सिचुएशन बनी हुई है। कहा यह जा रहा है कि खेरसौं की दूसरी जंग अभी बाकी है। रूसी सेना के हटने के बाद खेरसौं में नए चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। शहर में जर्जर हो चुका है जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर। ज्यादातर इलाकों में पानी, बिजली, इंटरनेट है ही नहीं। सब कुछ सामान्य होने में कई महीने का समय लगेगा। संकट के बावजूद खेरसौं वासियों के हौसले बुलंद हैं। रशियन सैनिकों के जाने के बाद यूक्रेनी इस वक्त वहां पर जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं जश्न की। शहर पर करीब 8 महीने तक रहा है रूस का कब्जा। लेफ्टिनेंट जनरल VK चतुर्वेदी सर, जरा ये बताइए कि खेरसौं से रूस की सेना पीछे तो हट गई है, वापस से यूक्रेनी सैनिक आ गए हैं, जश्न मना रहे हैं, झंडा तक फहरा दिया गया है, लेकिन जो इस वक्त जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो चुका है, न पानी है न बिजली है, कैसे ज़ेलेंस्की वहां पर अपने लोगों को बसाएंगे अगर खेरसौं पर कब्जा कर भी लिया है तो? अंजलि, ये बहुत ही डिफिकल्ट चुनौती होगी और इतना आसान नहीं होगा
विंटर्स हैं इस वक्त वहाँ पर, जी। और टेम्परेचर अभी और कम होगा। आज के दिन अगर -11-12 है तो ये -30-35 तक जाएगा। और इसमें गैस की, बिजली की, पानी की और मैं समझता हूँ राशन की भी कमी होगी। इन सब चीज़ों को अगर देखते हुए अगर आप करें तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट दौर है और हर नागरिक को, विश्व को मानवता के हिसाब से इन लोगों की मदद करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो एक नैरेटिव बन रहा है जिसमें हम सोच रहे हैं कि खेरसोन प्रांत पूरा कैप्चर हो गया है, यूक्रेन ने कर दिया, यह सत्य नहीं है। हमको सही बताना चाहिए कि एक टैक्टिकल विड्रॉल के तहत ये मानना यूक्रेन को भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तमाम ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं जिसको लेकर यूक्रेन को अभी भी आगाह करने की कोशिश है। अगली बड़ी खबर हमारे पास है, खेरसों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये बड़ा बयान, जहां रूसी सैनिकों के पीछे हटने पर बाइडेन ने भी उठा दिए सवाल। अब रूसी सैनिकों के बीच कुछ समस्याएं हैं, इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका और यूक्रेन को खेरसों में पुतिन की नीयत पर भी शक कायम है। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से सवाल उठाए गए, इन सवालों के मायने क्या है? पहली बात तो यह कि जो सेना है, सेना के बीच में क्या मतभेद है, इस वजह से यह स्थिति सामने आ रही है और सेना को बैकफुट पर आना पड़ा, या फिर किसी बड़ी स्ट्रेटजी को लेकर काम कर रहे हैं। ये जो बाइडेन की तरफ से आशंका जताई गई है, पुतिन की मंशा खेरसोन को लेकर सवालों के घेरे में। तो खेरसोन की कहानी जितनी सरल नजर आ रही है पूरी दुनिया को, दरअसल इतनी है नहीं। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि खेरसों को लेकर अब चल क्या रहा है। बिग वॉल ग्राफिक्स आपके सामने, पुतिन का गेम अभी बाकी है। जी हां, खेरसों को लेकर क्यों कहा जा रहा है रूस का अचानक से खेरसों छोड़ने का फैसला बहुत ही संदिग्ध लग रहा है, खासतौर पर वेस्टर्न फोर्सेस को। यूक्रेन और अमेरिका इसकी असल वजहों को समझने में जुटे हुए हैं कि स्ट्रेटेजी क्या तैयार हो रही, पक क्या रहा है उस तरफ। बाइडेन को लगता है कि कहानी कुछ और हो सकती है। और क्या बात सामने आ रही है? बाइडेन ये भी बोले हैं रूसी सेना के अंदर कुछ गंभीर समस्याएं चल रही है जिसकी वजह से यह हुआ है। इधर यूक्रेन भी खेरसों पर काफी संभल कर फैसले ले रहा है, वो भी अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार कर रहा है, क्योंकि वो भी पुतिन को बहुत बेहतर समझते हैं। सर्दियों को देखते हुए रूस की कुछ अलग रणनीति भी खेरसों को लेकर हो सकती है, कुछ बड़ा हो सकता है। रूस की ओर से निप्रो पर डेरा डालने की बात भी सामने आ गई। तो आखिर क्यों निप्रो पर डेरा डाला जा रहा है? वो जो कि यूक्रेन के बीचों बीच से होकर गुजरती है, उस पर अगर खुद को स्ट्रांग होल्ड कर लिया जाए तो इसका क्या मतलब होगा? रूस ने कल यह भी कहा कि हटने के बावजूद खेरसों उसका है और उसकी बाकायदा नई राजधानी को भी घोषित किया कर दिया। हमारे साथ तमाम मेहमान बिजलवान सर, मेरा सवाल आपसे यह बताइए, क्या वाकई में जो बात यहां पर रखी गई है कि सरल उतना नहीं है जो पूरी दुनिया को दिख रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जो पुतिन की दिमाग में पक रहा है खेरसों को लेकर, लेकिन समझ में आ नहीं रहा किसी को? देखिए, इस समय तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति थी नहीं जहां पर कि रूस के ऊपर इतना दबाव था कि वो खेरसों से अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करता। तो मुझे ये लग रहा है कि ये कोई आगे की चाल जैसे शतरंज में होती है कि आप 2 चालें आगे, 3 चालें आगे सोच करके आप अपनी अभी की चाल चलते हैं। प्रोफेसर सतीश, आपको क्या लग रहा है, किस खेल की बात हो रही है? खेरसों में कौन सा खेल अभी देखना बाकी है जो पुतिन खेलने की सोच रहे हैं? देखिए, अगर रूस के पूरे डेमोग्राफी को अगर समझने की कोशिश किया जाए तो इतना आसान नहीं है। दुनिया का अभी भी सबसे बड़ा देश है। टाइम जोन के नज़र से देखें तो 11 टाइम जोन है। सूर्य को भी क्रॉस करने में रूस को तकरीबन 9 से 9.5 घंटे लगते हैं, अमेरिका को 3 घंटे लगते हैं। तो इस तरीके से अगर ग्रामीण और शहरी इलाके को बांट कर देखें रूस में, तो 60% एक आंकड़ा 60% इलाका जो है ग्रामीण है, जो पूरी तरह से युद्ध से कहीं पर वो प्रभावित नहीं है। ये 30% ही शहरी इलाका जो प्रभावित है। तो रूस अभी भी अक्षुण्ण है। कोई भी वार करने के लिए, कोई भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो सक्षम है। तो स्थिति ये बड़ी बात कह रहे हैं प्रोफेसर सतीश, 30% हिस्से तक ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस पर हम आएंगे कि खेल कुछ और समझ में आ रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, खेरसोन से रूस की वापसी पर जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। आज़ादी का जश्न मना रहे हैं यूक्रेन के लोग। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, यूक्रेन के सैनिक वहां पर जश्न मनाते हुए, डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन अब लोग भी इस जश्न में जुड़ गए। 8 महीने के कब्जे के बाद पीछे हटी रूस की सेना जो विड्रॉल हुआ है और उसके बाद जो ये जश्न की तस्वीर है वो लगातार सामने आ रही है। और सचदेव सर हमारे साथ एम्बेसडर मौजूद हैं, पूर्व राजदूत महेश सचदेव सर। सर आपको क्या लगता है ये जो असल तस्वीर यही है कि रूस ने विड्रॉ कर लिया है, लोग वहाँ पे जश्न मना रहे हैं, इतना लंबे अरसे से जो कब्जा था उसका हट गया वो कब्जा, कि खेल कुछ और लग रहा है, ये माइंड गेम है पुतिन का, आगे बड़ा वार करने की तैयारी है? मेरे हिसाब मेरा कुछ सोच कुछ और है। मेरी जो समझ है वो ये है कि इस समय दोनों पक्षों को ये लग गया है कि युद्ध से इसका समाधान नहीं होने वाला है समस्या। और इस समय जो है जाड़े का मौसम शुरू हो रहा है जिसमें वैसे भी युद्ध करना मुश्किल होता है, तो इसमें ये समय ठीक है, इस समय जब कोई युद्ध विराम किया जाए को लेकर लिया गया फैसला, और टाइम चतुर्वेदी सर बहुत मैटर करता है। पहले आप इसे आजाद देश घोषित करते हैं, उसके बाद अपनी सेना को विड्रॉ करते हैं, इसीलिए मैंने शुरुआत में वो स्पेकुलेशंस की बात कही थी। क्या ये मोबिलाइजेशन फेलियर की वजह से हुआ है? क्या यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव अटैक की वजह से पुतिन मजबूर हो गए अपनी सेना को हटाने के लिए? या तीसरी सबसे बड़ी बात कि पुतिन इस बात से वाकिफ है कि वो खेरसॉ में गवर्न नहीं कर सकते? जो आप कह रही हैं सुरभि, इसमें काफ़ी सच्चाई हो सकती है, क्योंकि नीपर नदी के उस तरफ वेस्टर्न साइड में मेंटेन करना ड्यूरिंग विंटर्स इवन सिविलियन पॉपुलेशन और अपनी आर्मी को भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि रास्ते कम हैं, बाई एयर मेंटेनेंस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इतनी लार्ज पॉपुलेशन के लिए। तो हो सकता है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत वो ईस्टर्न किनारे कुल मिलाकर सर आप ये कह रहे हैं कि सर्दियों को देखते हुए ये स्ट्रेटेजी पुतिन ने अपनाई है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी कितनी काम करेगी, कितनी उनके पक्ष में साबित होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। खेरसॉ से अब निकलते रूसी सैनिकों पर हमले की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कुछ रूसी सैनिकों को यूक्रेनी सेना ने कब्जे में ले लिया है। हालांकि तस्वीरें आपके सामने, यूक्रेनी कब्जे में अब कुछ रूसी सैनिक भी नजर आए हैं। हालांकि यूक्रेन की तरफ से बार बार ये दावे किए गए हैं कि मजबूर कर दिया गया इन रूसी सैनिकों को सरेंडर करने के लिए। और देखिए एक और बड़ी खबर आपके सामने खेरसॉ को लेकर। खेरसॉ में यूक्रेनी सैनिकों का जबरदस्त वेलकम हुआ है। सैनिकों के स्वागत का एक और वीडियो सामने आया है। सैनिकों को गले लगा रहे हैं खेरसॉन के लोग। ये जरा आप तस्वीरें देखिए, जहां ये काफी भावुक कर देने वाला पल, वहीं खेरसॉ के लोगों के लिए उन्हें गर्व से भर देने वाला पल भी है, गौरवान्वित करने वाला भी, और एक बड़ा पल है यूक्रेनी सैनिकों के लिए भी, क्योंकि वो खेरसॉ जिसे रेफरेंडम के बाद रशिया ने अपना इलाका घोषित कर दिया गया था, बाकायदा यहाँ के हेड्स मौजूद थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अचानक से यहाँ से जो वापसी हुई है, खैर पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, लेकिन इन 3 तस्वीरों के जरिए आप हालात को समझने की कोशिश करिए। वॉरजोन में इस वक्त काफी कुछ चल रहा है। खेरसॉ से रशियन जो सेना है वो वापस तो गई है, लेकिन ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि इसने अपने पीछे टैंक्स और इतना सब साजो सामान छोड़ दिया। और बाकी जो तस्वीरें आपके सामने है, एक तो जो टैंक है उसको कब्जे में लिया, और फिर वेलकम की तस्वीर आपको नजर आ रही है। प्रोफेसर सतीश कुमार सर, मेरा सवाल आपसे यही है, ये ऐसा क्या नजर आ रहा है आपको कि टैंक्स को पीछे छोड़ देना, काफी साजो सामान पीछे छोड़ देना, वो इलाका जहां पर आप काफी मजबूती के साथ काबिज थे, ऐसी क्या जल्दबाजी थी, ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि इसके बाद ये सब अब यूक्रेनी सेना के हाथ लग रहा है? बिल्कुल जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है या बाकी जो पूरी दुनिया देख रही है, हम समझ रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजिक डिफीट है रूस का। इतने प्रोलॉन्ग 1 साल तक तकरीबन युद्ध का चलना ही अपने आप में रूस के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों को जन्म देने वाला है, और जो अभी खेरसॉन में हुआ वो इस बात को। क्या आपको संशय के बादल नजर आते हैं कि खेल अभी बाकी है? खेल अभी बाकी है। लग रहा है रूस बहुत बड़ा देश है। नेपोलियन रूस, आप जानते हैं कि कैसे नेपोलियन का डिफीट हुआ, कैसे हिटलर का डिफीट हुआ, तो ऐसी स्थिति में ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगा कि रूस पूरी तरह से हार गया है, आसानी से कमजोर पड़ जाए रूस, ऐसा नहीं होगा। कई परत बाकी है, कई परत बाकी है। एक ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं। खेरसॉन पहुंच रहे हैं, सैनिकों को खाना दे रहे हैं लोग। वीडियो में बच्चे सैनिकों को खाना देते हुए दिखाई दिए। एक वीडियो सामने आया है जिसमें यूक्रेनी सैनिकों का खेरसॉन में जबरदस्त वेलकम सामने आया। ये देखिए, बच्चे इन लोगों को, इन सैनिकों को खाना बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो उन्हें थैंक यू कह रहे हैं। ये एक अलग तस्वीर खेरसॉन से सामने आई है। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन का भी बड़ा दावा, कहते हुए कि पुतिन के लिए यूक्रेन में अब कहानी खत्म हो चुकी है। यूक्रेन में पुतिन की हार अब बस वक्त की बात रह गई है। तो ये बड़ा बयान यहां पर दिया गया है पुतिन के फेलियर को लेकर, एक बड़ा दावा ब्रिटेन की तरफ से।
बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और बोरिस जॉनसन वही शख्स हैं जो कि कई बार कीव भी गए, ज़ेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर घूमते नजर आए, जायजा लेते नजर आए और उस दौरान ये कहा गया कि ब्रिटेन जो है वो मजबूती के साथ यूक्रेन के साथ खड़ा है। लेकिन अब ब्रिटेन में सत्ता बदल चुकी है, अब ऋषि सुनक बन गए हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। हालांकि उन्होंने भी प्रधानमंत्री बनने के साथ ही फोन पर बातचीत की थी ज़ेलेंस्की के साथ और उन्होंने कहा था कि हम एकजुट हैं, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन बोरिस जॉनसन अगर ऐसा कह रहे हैं पुतिन के लिए, रूस के लिए, कि अब खेल खत्म हो चुका है, अब रूस यूक्रेन का सपना देखना छोड़ दे, क्यों कह रहे हैं ऐसा? आइए देखते हैं कि जॉनसन ने पुतिन को लेकर और क्या कुछ कहा है अपने इस बयान में। पुतिन का ब्लैक फ्यूचर होने की बात बोरिस जॉनसन की ओर से कही गई है। बिग वॉल पर ये सारी डिटेल्स पॉइंट वाइज आपके सामने रखेंगे। देखिए, पुतिन जंग हारने जा रहे हैं, बोरिस जॉनसन ये कहते हैं। साथ ही रूसी राष्ट्रपति ने अनुमान में चूक की, ये तो सभी मान रहे हैं कि जो अनुमान था पुतिन का यूक्रेन को लेकर उसमें वो फेल साबित हुए। रशियन हथियार बड़े ही लचर दिख रहे हैं, बोरिस जॉनसन ने यह भी कहा है। साथ ही वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन का सपना देखना छोड़ दे, रूस का डिफेंस एक्सपोर्ट बर्बाद हो जाएगा। लगातार उस बर्बादी की तस्वीरें यूक्रेन की ओर से जारी भी की जा रही है। कोई रूसी हथियारों पर भरोसा नहीं करेगा, बोरिस जॉनसन ये भी कह रहे हैं। और उन्होंने जानलेवा मिसकैलकुलेशन किया है। किसके बारे में? पुतिन के बारे में कह रहे हैं बोरिस जॉनसन। रूस को कहीं से डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं है। हमने देखा है कि रूस ने जब यूक्रेन पर अटैक किया है तो लगभग तमाम देश, कुछ एक देश को छोड़ दे तो सबने सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए। पश्चिमी देशों की बात यहां पर हम कर रहे हैं। यूक्रेनी लोगों ने असल देश प्रेम दिखाया है, बोरिस जॉनसन ने यह भी कहा है। साथ ही आगे वो कहते हैं कि यूक्रेनियंस का जज्बा अभूतपूर्व रहा है। तो पुतिन को ये चेतावनी देते हुए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कि अब यूक्रेन जीतने वाले नहीं है पुतिन, इसलिए सपना देखना छोड़ दे। चतुर्वेदी सर, बोरिस जॉनसन के बारे में जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ज़ेलेंस्की के साथ कैसे वो कीव की सड़कों पर घूमते नजर आए थे, वो तस्वीर हम सबको याद है। लेकिन अब ब्रिटेन के पूर्व पीएम ने ये जो बयान दिया है पुतिन को लेकर के रूस यूक्रेन जंग के बीच, क्या यही सोच इस वक्त ऋषि सुनक की भी है? इस वक्त क्या हालात आप देख रहे हैं बोरिस जॉनसन के इन बयानों के बीच? मैं समझता हूँ ये पार्ट ऑफ परसेप्शन बैटल है। विश्व में एक ऐसा विमर्श तैयार करने की जो सब आदमी कहने लगे कि तुम हार गए, तुम हार गए, तुम हार गए। ऐसे चीज़ों से एक स्ट्रॉन्ग लीडर, जो कि पुतिन को मैं समझता हूँ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, ऐसे लोगों का मनोबल इतनी जल्दी डाउन नहीं होता। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि आज के दिन देयर इज डेफिनेटली अ लल इन द बैटल, वहां पर थोड़ा जरूर। लेकिन बिजलवान सर, इसी पर एक मेरा सवाल है। देखिए, क्या लग रहा है कि जो वेस्टर्न मीडिया या फिर जो वेस्टर्न फोर्सेस है वो इस साइकोलॉजिकल वॉर में एक एज लेती नजर आ रही है। कल दुगिन को लेकर जो कहा गया कि दुगिन चाहते हैं कि तुरंत ही पुतिन सत्ता से जाए, मौत तक की बात, अब दुगिन ने उसको खारिज कर दिया है। और अब ये जो बोरिस जॉनसन उनकी तरफ से बयान, तो ये एक एज आपको साफ नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल, ये जो वेस्टर्न मीडिया है उसका एज हमेशा से रहा है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया जो भी मीडिया है उसको अधिकतर वेस्टर्न फोर्सेस ही कंट्रोल करती हैं। और जो भी रशियन या रशियन सपोर्टिंग जो भी मीडिया हाउसेज हैं या जो मीडिया हैंडल्स हैं सोशल मीडिया पे, उन सबको फ्लैग कर दिया जाता है कि ये रशियन स्टेट सपोर्टेड मीडिया है या रशियन। बिल्कुल, तो बयानात वो निकलकर सामने आ रहे हैं ताकि किसी तरह से जो रशियन फोर्सेस है वॉर जोन में उनका मोराल डाउन हो और कहीं ना कहीं यूक्रेनियंस इससे उनका जो जज्बा है और बढ़ता हुआ नजर आए। इन सब बीच देखिए एक और बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेनी विदेश मंत्री से मुलाकात की है। कंबोडिया में आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान यह मुलाकात हुई है। बहुत अहम खबर आपको बता रहे, दोनों नेताओं ने शांति के विकल्पों पर बात की है। लगातार भारत इस पक्ष में रहा है कि डिप्लोमेटिक तरीके से रास्ता निकलना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, युद्ध से कुछ संभव नहीं है। रूस से भी की गई शांति की राह पर बढ़ने की अपील। और अब जब देखिए तस्वीर आपके सामने, आसियान शिखर सम्मेलन के तहत जब मुलाकात हुई है द्विपक्षीय, यूक्रेन के विदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है, उसकी तस्वीरें, और जोर दिया इस बात पर कि बातचीत से ही संभव है। बिल्कुल, तो करुणा आप पहुंचा रहे थे, मुलाकात हुई तो फिर क्या बात हुई, इस पर अब नजर डालते हैं। कंबोडिया में ये मुलाकात हुई, आसियान समिट के दौरान ये मुलाकात हुई भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूक्रेन के विदेश मंत्री के साथ। देखिए, जंग को 9 महीने बीतने को आए हैं, लेकिन उसके बाद जो ये मुलाकात है वो अहम है। भारत ने अपना रुख, स्टैंड जो है वो कड़ा रखा है और वो समय समय पर दुनिया के सामने ये कहता रहा है, भारत का पक्ष ये रहा है कि ये वक्त युद्ध का नहीं है।
तो जो मुलाकात हुई है उस पर क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या कुछ आगे तस्वीर साफ होगी, ये भी आपको बता दें। कंबोडिया में ये मुलाकात हुई है। कंबोडिया में एस जयशंकर और बातचीत हुई है यूक्रेनी विदेश मंत्री के बीच। युद्ध खत्म करने के विकल्प पर चर्चा हुई है, इन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। परमाणु खतरा जिस तरह से पनप रहा है उसको लेकर बातचीत हुई है। अनाज आपूर्ति को लेकर दोनों मंत्रियों के बीच में बातचीत हुई है। दिमित्रो कुलेबा यूक्रेन के विदेश मंत्री से मिलकर उन्हें खुशी हुई। एस जयशंकर ने ये कहा भी है, ट्वीट भी किया, हमारी चर्चाओं में हालिया घटनाक्रम शामिल रहे। ये भी इस बारे में भी संकेत दिए गए हैं कि जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर बातचीत हो। हमने अनाज निर्यात और परमाणु चिंताओं पर बात की। परमाणु चिंताओं पर बात की। ये दरअसल फोकस किया गया है, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था बातचीत का, जिस पर फोकस किया गया कि परमाणु खतरा किस तरह से पेनिट्रेट हो रहा है। मैंने जोर दिया कि रूस तुरंत हमले रोके। ये एस जयशंकर की तरफ से कहा गया कि हमने इस बात को तवज्जो दी या तरजीह दी कि रूस को रोकना चाहिए हमले। रूस शांति के लिए प्रतिबद्ध हो, शांति के लिए कमिटेड हो रूस, ये भी कहा। तो दिमित्रो कुलेबा का ट्वीट भी सामने आया, जो यूक्रेन के विदेश मंत्री है। उन्होंने क्या कहा हम आपको बताते हैं। हमने वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर भी जोर दिया है। ये दिमित्रो कुलेबा का ट्वीट है, यूक्रेनी विदेश मंत्री। हम शांति ये बात एस जयशंकर ने कही है कि जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं शांति पर भारत यूक्रेन मंथन। कंबोडिया में एस जयशंकर दिमित्रो कुलेबा की जो मीटिंग हुई है, एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा ये बता रहे हैं। हम शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के पक्षधर हैं। हमने इसका स्टैंड भी दुनिया के सामने रखा है। हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर के समर्थन में हैं, ये कहना है एस जयशंकर का। और हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर के समर्थन में। तो चतुर्वेदी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ इस मुद्दे को लेकर। जो मुलाकात हुई है, जो इस वक्त ताज़ा हालात युद्ध के बने हुए हैं, इस बीच भारत भी ये कोशिश कर रहा है कि युद्ध किसी तरह से अंत हो जाए, इसका खात्मा हो जाए। और ये भारत की तरफ से भी कोशिश है समझाने की। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी का वो स्टेटमेंट, ये युद्ध का समय नहीं है। एस जयशंकर भी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान कहते हुए नजर आए। बिल्कुल निधि, आपने सही कहा, ये युद्ध का दौर नहीं है जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और वैसे भी जो आर्ट ऑफ वॉर है वो है टू विन योर एम, टू गेट योर एम विदाउट अ वॉर। ये एक सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटजिक मुद्दा होना चाहिए। आज के दिन अगर मैं समझता हूँ विश्व में कोई में इंटरफेयर करके दोनों देशों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला सकता है, सर, केवल भारत है। इज इट अ नेक्स्ट स्टेप जहां पर जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका निभाई जा रही है, कि बात कही जा रही है सचदेश्वर ये कहते हुए कि ये दोनों ऐसे दुनिया के दिग्गज हैं जो किसी तरीके से रशिया और यूक्रेन को टेबल पर बातचीत के लिए ला सकते हैं। ऐसे में एस जयशंकर की यूक्रेन के साथ ये बातचीत क्या उसी के तहत उठाया गया कदम? और G20 से पहले है। एग्जैक्टली, टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो सामयिकता जो इसमें है वो बहुत ज़रूरी है कहना उसके बारे में। पिछले ही हफ्ते आपको याद होगा जयशंकर मॉस्को गए थे, राइट, और वहाँ पर रूस के विदेश मंत्री से बात की थी। तो क्या वो कोई मैसेज दे रहे हैं यूक्रेन को इस यूक्रेनी विदेश मंत्री से मिल करके? राइट, ये एक अपने में कुछ कहा जा सकता है। दूसरा, उन्होंने रूस में ही ये कहा था कि भारत बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार जो भारत है सर वो इस बात बात का पक्षधर रहा है। प्रोफेसर सतीश, इस पर आपसे एक क्विक रिएक्शन चाहूंगा। अगर भारत के लिहाज से, भारत के पर्सपेक्टिव पर मेरा सवाल आपसे है, ये भारत के लिए कितने बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है? जितनी गर्मजोशी के साथ हम यूक्रेनी नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं, उतनी गर्मजोशी के साथ रशियन नेताओं के साथ भी, चाहे व्लादिमीर पुतिन हो चाहे कोई भी उससे मुलाकात करते हैं। ये भारत के लिहाज से कितनी बड़ी जीत, और भारत के भविष्य के लिहाज से ये हमारे लिए किस तरह से आप देख रहे हैं? एक नया रूपरेखा आप कह सकते हैं, दिशा निर्देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भारत ने शुरू की है उसका वो बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि हम उसी शक्ति के साथ, उसी वजूद के साथ जिस तरीके से अमेरिका से बात कर रहे हैं, हम रूस के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। 77 सालों के बाद जब विश्व उसी युद्ध के मुहाने पर खड़ा है जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उतना ही कमजोर और जर्जर हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में बिल्कुल देखना, सही कह रहे हैं सर, और ये दुनिया देख रही है जी। भारत की मजबूत भूमिका को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां मुलाकात करना लोग चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने समय मांगा है G20 में मुलाकात करने के लिए। रूस यूक्रेन में शांति वार्ता की अभी कोई संभावना नहीं। 2023 के सेकेंड हाफ में हो सकती है शांति की पहल।
यानी कि अभी बहुत लंबा इंतजार ऐसे में करना पड़ सकता है, कई महीनों का। ज़ेलेंस्की के करीबी नेता डेविड अराखामिना की तरफ से यह दावा किया गया यूएस रूस में चुनावों की वजह से शांति की हो सकती है पहल, यानी कि रशिया और अमेरिका में जब चुनाव करीब आएंगे, जब वो दौर आएगा, तब कुछ ऐसा हो सकता है। और देखिए 3 बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने। देखिए किस तरह से लगातार जो यूक्रेन की फोर्स है उसकी तरफ से रूस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सुखोई 24 को टारगेट करके उड़ा दिया गया। बखमुट की तस्वीर आपके सामने, रशियन हेलीकॉप्टर से खेलता हुआ नजर आया यूक्रेनी सैनिक, क्योंकि इस पर कब्जा कर लिया गया। रूसी इसको छोड़कर भाग निकले और रूस यूक्रेन में शांति वार्ता की अभी कोई संभावना नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात की उम्मीद लगाए बैठी है कि जल्दी शांति आए। सर, ये दावा किस आधार पर किया जा रहा है उस पर चर्चा करने से पहले एक बार फिर से ये बता दें कि किस तरीके से अब अमेरिका भी ज़ेलेंस्की को ये कह चुके हैं कि अपना रुख उन्हें बातचीत के लिए बदलना होगा। वो इस आधार पर भी क्योंकि यहाँ पर ज़ेलेंस्की बातचीत के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है और अब तो बाकायदा शर्तें भी सामने रख रहे हैं। तो क्या ऐसे में बातचीत मुमकिन हो सकती है? दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर ज़ेलेंस्की को एज अ स्पेशल इन्वाइटी G20 में इन्वाइट किया जाता है, जाहिर सी बात है री एस्टैब्लिशमेंट और रिकैप्चरिंग, वहां के तमाम हालात को वो दुनिया के सामने जरूर रखेंगे। लेकिन क्या G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसमें ज़ेलेंस्की को भी अपना रुख बदलने को मजबूर कर दिया जाए? हालांकि इस बीच रूस यूक्रेन में शांति अब जिस तरीके से जून 2023 के बाद बताई जा रही है, अब ये ज़ेलेंस्की के करीबी हैं डेविड, जिनकी तरफ से ये तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि अमेरिका और रूस दोनों ही देशों में 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। उसके तहत ये सलाह ज़ेलेंस्की के सामने यूएस की बहुत मायने भी रखती है। चर्चा करने से पहले दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए कि दोनों देशों के राष्ट्रपति चुनाव से पहले तनाव कम करने की कोशिश जरूर करेंगे और पुतिन में अब सैन्य ताकत दिखाने की क्षमता ही नहीं रह गई है। तो क्या पुतिन के तमाम फेलियर्स की वजह से है कि अब वो भी बातचीत के लिए राजी हो चुके हैं, जबकि पुतिन अब कोई डिप्लोमेटिक उपलब्धि अपने लोगों के दिखाना चाहेंगे और इसके लिए रूसी राष्ट्रपति बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं। अब यूक्रेन की सख्त शर्तों के बाद पुतिन के लिए हालात अनुकूल नहीं रहे हैं। इस बीच चतुर्वेदी सर, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये बात उठाई, क्या ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है और ऐसे में G20 के सामने ज़ेलेंस्की की मौजूदगी क्या संकेत देती है? G20 में यूक्रेन के युद्ध के बारे में जरूर बातचीत होगी। Exactly. और बड़े बड़े देश बातचीत करेंगे, क्योंकि सब चाहते हैं कि वहां शांति स्थापित हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है यूनाइटेड स्टेट्स क्या चाहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो कुछ भी आज यूक्रेन में हो रहा है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का काफी योगदान है। नहीं, बट ज़ेलेंस्की की आप जो बाइडेन की मानेंगे? जो बाइडेन तो पहले कह चुके हैं अपना रुख बातचीत के लिए बदले। ज़ेलेंस्की के पास आज भी कोई इतनी ताकत नहीं है कि वो अगर यूनाइटेड स्टेट जो बाइडेन बोले तो वो ना माने। उसके बाद भी शर्तें वो रखी रहे। प्रोफेसर सतीश, जल्दी से एक बात बताइए, आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि रणनीति के तहत पुतिन ने अपनी सेना को खेरसोन से हटा लिया। ये कौन सी प्लानिंग, कौन सी रणनीति है कि अपना सामान छोड़ करके आप जल्दी हाई तौबा मचाकर भाग रहे हैं? युद्ध में कैसी तैयारी, कैसी प्लानिंग? पिछले साल आपको याद होगा कि किस तरीके से अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, भागी थी। बिल्कुल याद तो ये स्ट्रेटेजिक, लेकिन वहां तो अमेरिका मजबूर हो गई थी, ये हमने देखा था ना। यहाँ पर भी रूस मजबूर है, क्योंकि जिस तरीके की सहायता की उम्मीद वो कर रहा था, चाहे वो चीन से कर रहा हो या बाकी अन्य देशों से कर रहा था, वो मिला नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी फिर तो ये है कि अगर रूस खेरसोन में मजबूर हो सकता है तो बाकी के 3 प्रांतों में कहीं मजबूर ना होना पड़ जाए। ये तो सबसे बड़ी हार होगी। अंजलि बताइए, इस बात अगली खबर लगा जा सकते हैं, ठीक है सर, निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दीबाजी होगी। ठीक है सर, लौटेंगे इसी सवाल के साथ लौटेंगे। देखिए एक और ब्रेकिंग न्यूज है, सामरिक मोर्चे पर चीन से पिछड़ रहा है अमेरिका के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ रहा है चीन, और हालात ऐसे ही रहे तो भीषण संकट में घिर जाएगा अमेरिका। अमेरिकी नेवी कमांडर चार्ल्स रिचर्ड ने खुद ये बात मानी है। तो अमेरिका और चीन को लेकर के ये खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि इस वक्त जो हालात है उसमें चीन एक कदम आगे निकलता अमेरिका से नजर आ रहा है। आप सबको पता है कि किस तरीके से चीन और ताइवान की टेंशन चल रही है, और उस टेंशन को फ्यूल करने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो यूएस का है, अमेरिका का है। और ऐसे में अमेरिका चीन के खिलाफ अपनी तैयारियां और तेज कर रहा है। चीन को ये बात पता है कि अगर वो ताइवान पर अटैक करेगा तो उसके लिए सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका से सबसे पहले उसे सामना करना पड़ेगा, और उसे चुनौती देने के लिए उसकी तैयारियां भी मुकम्मल होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि अमेरिकी नेवी कमांडर चार्ल्स रिचर्ड ने चीन और अमेरिका की सैन्य तैयारियों को लेकर क्या बड़ी बातें कही हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने एक एक करके रखेंगे। अमेरिका की नॉन न्यूक्लियर सैनिक क्षमता लगातार गिर रही है।
ये बड़ी परेशान करने वाली खबर है अमेरिका के लिए। जबकि नॉन न्यूक्लियर मोर्चे पर चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन को लेकर कहना यह है कि बहुत तेजी से उसकी तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। सैन्य कैपेसिटी की बात करें तो अमेरिकी जहाज इस वक्त डूबते नजर आ रहे हैं, डूब रहा है अमेरिकी जहाज। चीन अपनी कैपेसिटी का इस्तेमाल यूएस के मुकाबले ज्यादा तेजी से कर रहा है, यानी कि चीन अमेरिका पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका की परंपरागत सैन्य ताकत तेजी से बिखर रही है, यह भी जानकारी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो दावा है वो खुद अमेरिकी नेवी कमांडर कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। इसकी कई वजह सामने आ रही है। रूसी फाइटर जेट्स की औसत उम्र 29 हो चुकी है, जो कि काफी ज्यादा बताई जा रही है। तो देखिए, खुद अमेरिकी नेवी कमांडर अगर ये दावे करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर नजर आती है। प्रोफेसर सतीश, आप ही के पास दोबारा मैं आना चाहूंगी। क्या ये बात सही नहीं है कि चीन को अपनी सैनिक क्षमता को और ज्यादा इसलिए बढ़ाना और मजबूत करना पड़ रहा है क्योंकि अगर ताइवान उसे चाहिए तो उसे सामना करना पड़ेगा अमेरिका से। ताइवान की सैन्य ताकत छोड़ दीजिए, अमेरिकी सैन्य ताकत का मुकाबला करने के लिए ड्रैगन को पूरे प्रिपरेशन के साथ वॉर फील्ड में आना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें नहीं लगता कि चीन किसी भी रूप में अभी अमेरिका के नज़दीक है सैनिक, अगर हम क्षमता की बात करें। और पिछले कुछ महीनों से अगर आप देखें या साल की बात करें तो चीन का जो ग्राफ है बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा है। जो 7%, 8% की जो आर्थिक प्रगति थी वो 4% पर आ गई है। और आकलन ये लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं, एक कमेंट मैं चाहूंगी कि जो सामने से देखता है कि चीन और अमेरिका के हालात क्या है, एम्बेसडर सचदेव आप क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? क्योंकि देखिए, ये ज्यादातर कूटनीति का हिस्सा होता है। ये चीन का आगे निकलना अमेरिका से, एक तरफ तो प्रोपेगेंडा वॉर भी होता है, मैं इस बात के लिए अग्री करती हूँ। आपको क्या लगता है, आप कैसे एक्सपर्ट कमेंट देंगे? आप जो कह रही हैं उसमें काफ़ी सच्चाई है। प्रोपेगेंडा अगर किया जा रहा है तो यूएस नेवी के ऑफिसर की तरफ से किया जा रहा है कि हम पीछे पिछड़ रहे हैं, हमें और पैसे दीजिए, हमें और शस्त्रास्त्र दीजिए। आपको याद होगा कि चीन का जो डिफेंस बजट है वो अभी बढ़ा है, लेकिन अभी भी वो अमेरिका का 1/3 है। चलिए ठीक है, 1/3 है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें भी देखना होगा, क्योंकि सर बिल्कुल सही कहा कि ये बड़ा वाजिब है, जहां एक तरफ प्रोपेगेंडा वॉर के जरिए खुद को कैसे दूसरे के खिलाफ मजबूत दिखाना, इस पर काम चल रहा है, लेकिन अमेरिका ये बता रहा है कि कैसे चीन उससे आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये भी इसी तरह की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि ये भी कोई सोच है?